वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 29वें राज्य के तौर पर तेलंगाना के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आज 72 घंटे के बंद का ऐलान किया है। जगनमोहन ने इस फैसले के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल टीडीपी को जिम्मेदार ठहराया है। जगनमोहन ने कहा है कि सीमांत क्षेत्र से सभी लोकसभा सदस्यों को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि विभाजन की प्रक्रिया रोकी जा सके। साथ ही जगनमोहन ने केंद्र सरकार का भी विरोध करते हुए कहा है कि सरकार ने आंध्र प्रदेश विधानसभा के प्रस्ताव के बिना ही तेलंगाना को अलग करने का फैसला किया है। जगन ने कहा कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों के गठन के समय विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए गए थे। तेलंगाना के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली से आंध्र प्रदेश तक सियासत गर्म हो गई है। तेलंगाना को अलग किए जाने के फैसले का विरोध एक बार फिर शुरू हो गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी ने राज्य के विभाजन को मंजूरी देने के कैबिनेट के फैसले के बाद आज आपातकालीन बैठक बुलाई है। ये बैठक आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए 11:30 बजे बुलाई गई है। किरण कुमार रेड्डी ने तटीय आंध्र एवं रॉयल सीमा के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की आपातकालीन बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि बैठक में मंत्रियों और विधायकों के एक साथ इस्तीफे देने का फैसला लिए जाने की संभावना है। अलग तेलंगाना राज्य के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सियासत में भूचाल आ गया है। सरकार के इस फैसले के विरोध में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री चिरंजीवी ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को अलग तेलंगाना राज्य के गठन को मंजूरी दी है। ये नया राज्य आंध्र प्रदेश से अलग कर बनाया जाएगा। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक हैदराबाद अगले 10 सालों तक दोनों राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी बना रहेगा। बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 30 जुलाई को आंध्र प्रदेश को विभाजित कर अलग तेलंगाना राज्य गठित करने का फैसला किया था। मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू ने भी तेलंगाना मुद्दे पर सरकार के खिलाफ बगावती सुर अपना लिया है। पल्लम राजू ने अलग तेलंगाना राज्य के गठन को मंजूरी देने के सरकार के फैसले के खिलाफ इस्तीफा देने की पेशकश की है। पल्लम राजू ने कहा है कि मैं इस फैसले से बेहद दुखी हूं और मैंने प्रधानमंत्री को अपने इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए नहीं कहा है। Very pained at the decision on the bifurcation of Andhra Pradesh. I met the Prime Minister and I have offered to resign. He has told me not to act in haste. अलग तेलंगाना राज्य के गठन को केंद्रीय कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। ये नया राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनेगा। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि 10 सालों के लिए हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की ज्वाइंट राजधानी होगा। गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य होगा। हैदराबाद 10 साल के लिए ज्वाइंट कैपिटल है। दोनों राज्य की ज्वाइंट कैपिटल है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज गुजरात में राजकोट के दौरे पर रहेंगे। राजकोट मोदी की पूर्व विधानसभा सीट रही है और वहां पर राहुल सौराष्ट्र के राष्ट्रीय नेता से मुलाकात करेंगे। राजकोट में राहुल पार्टी के स्थानीय नेताओं से मिलेंगे। इस बैठक के बाद वे गुजरात प्रदेश के कांग्रेस समिति के सदस्यों से अलग से भी मिलेंगे। दरअसल राहुल गांधी गुरुवार से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। अहमदाबाद में राहुल गांधी ने जिला और ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन इस बैठक में बड़े नेताओं को शामिल नहीं किया गया। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों और आम चुनावों से पहले राहुल का ये गुजरात दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दागी नेताओं को बचाने वाले अध्यादेश को बकवास करार देने वाले बयान पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सफाई दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि अध्यादेश को बकवास बताना गलत था, पर उनकी भावना सही थी। राहुल ने कहा कि उन्होंने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था जो गलत था। अहमदाबाद में अपने बयान पर सफाई देकर राहुल ने डैमेज कंट्रोल किया है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी मां ने कहा था कि मैंने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद मुझे भी इसका एहसास हुआ। बता दें कि दागियों को चुनाव लड़ने संबंधी सरकारी अध्यादेश पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी से अलग राय देकर सबको चौंका दिया था। राहुल गांधी के बयान पर दिग्विजय सिंह ने बचाव करते हुए कहा है कि लोग राहुल गांधी की भावना को नहीं समझ पाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनके बयान का मतलब तत्काल फायदे के लिए भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए समझौता नहीं करना था। बता दें कि राहुल ने दागियों को बचाने वाले अध्यादेश को बकवास बताया था, जिसके बाद इस अध्यादेश को वापस ले जाने का फैसला किया गया। जो करप्शन के खिलाफ हम लोग समझौते कर लेते हैं, उससे समझौता करने से जो भ्रष्टाचार मिटाने की मूल भावना है उसमें कमी आती है। यह उनकी मूल भावना थी। बीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी के बयान की कड़ी आलोचना की है। तोगड़िया ने मोदी के दिवाले से पहले शौचालय वाले बयान पर विरोध जताया है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का बयान हिंदू धर्म का अपमान है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो मोदी के बयान से काफी हैरान है। बता दें कि दिल्ली में युवाओं के एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने देश में दिवाले से पहले शौचालय को जरूरी बताया था। श्री नरेंद्र जी मोदी के इस वक्तव्य से विश्व हिंदू परिषद पूर्णतया असहमत है। राजस्थान के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर के खिलाफ रेप के मामले में जांच पर कोर्ट ने सवालिया निशान लगा दिए हैं। कोर्ट ने सवालिया निशान लगाते हुए सीबीआई को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि जांच पर पारदर्शिता नहीं है। बिना गिरफ्तार किए बाबूलाल नागर का मेडिकल टेस्ट कराने और वॉइस टेस्ट कराना भी कानूनन सही नहीं है। मजिस्ट्रेट के सामने बयान के बाद पीड़िता से बार बार पूछताछ करने पर भी कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने एक बार फिर जांच अधिकारियों को प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ बुलाया है। बता दें कि रसूख के चलते बाबूलाल नागर को बचाने का आरोप लगा है।
लालू यादव को सजा सुनाए जाने के बाद जेल में उनकी पहली रात बड़ी मुश्किलों के साथ गुजरी। लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सजा के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है। दरअसल चारा घोटाले के एक मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आपराधिक साजिश का दोषी करार देते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की कैद और 25 लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक लालू यादव की संसद की सदस्यता भी चली जाएगी और वो 11 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लालू यादव को हुई सजा के बाद पार्टी के बारे में आगे की रणनीति बनाने के लिए 6 अक्टूबर को आरजेडी की बैठक बुलाई गई है। आसाराम के करीबी रहे एक साधक ने न्यूज 24 पर कई अहम खुलासे किए हैं। आसाराम के साथ साल 1995 से काम कर रहा है ये साधक आश्रम में कई बड़े ओहदे पर रहा है। इसी साधक के मुताबिक इसे एहसास हुआ कि वो दुनिया की सबसे घटिया जगह पर काम कर रहा है। इस साधक के मुताबिक आसाराम हवाला का कारोबार करते थे। हर शीशी से उसकी कमाई का 10% हिस्सा वसूलते हैं, जिसकी कोई रसीद नहीं दी जाती। साथ ही आसाराम महंगे दामों पर प्रोडक्ट बेचते हैं। इसके साथ ही आसाराम के साधक ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस साधक का कहना है कि आसाराम को हर रोज 6 से 7 लड़कियां चाहिए। साधक के मुताबिक आसाराम के बेटे नारायण साईं का सपना देश का पीएम बनने का है। आसाराम की करतूतों का असर मेरठ के परिवार पर भी पड़ा है। दरअसल मेरठ के वसंत विहार में शैलेंद्र शुक्ला का परिवार रहता है, जो पिछले लगभग 1 सप्ताह से मेरठ से गायब है और घर में ताला लगा है। शैलेंद्र के छोटे भाई का कहना है कि उनके भाई की बेटी ने आसाराम के स्कूल में दाखिला लिया था, जिसके चलते ही जोधपुर की टीम उनके घर पूछताछ के लिए आई थी। शैलेंद्र के छोटे भाई के मुताबिक उनके भाई को जान का खतरा भी हो सकता है। ये गायब हैं और बता के किसी को नहीं जा रहे, मतलब मोबाइल भी बंद है, ठीक नहीं, तो हो सकता है कि इन्हें किसी तरीके की धमकी हमकी दी गई हो, तो ये डर की वजह से तो छुपे हैं या भगे हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंबेडकर कॉलेज में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अंबेडकर कॉलेज में लैब असिस्टेंट के पद पर तैनात एक महिला ने प्रिंसिपल जीके अरोड़ा पर यौन शोषण करने की कोशिश का आरोप लगाया है। महिला की माने तो प्रिंसिपल जीके अरोड़ा ने न सिर्फ उसका यौन शोषण करने की कोशिश की, बल्कि शिकायत करने पर उसे ही कॉलेज से निकलवा दिया, जिसके बाद महिला ने तंग आकर खुदकुशी की। 95% जल चुकी ये महिला इस वक्त दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। दिल्ली के वसंत कुंज में अपनी नौकरानी पर जुल्म ढाने के आरोप में गिरफ्तार की गई मालकिन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस याचिका में गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन मजिस्ट्रेट की छुट्टी होने के चलते इसे आज के लिए टाल दिया गया। बता दें कि साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने नाबालिग नौकरानी पर जुल्म ढाने के आरोप में मालकिन को अरेस्ट किया था। पुलिस ने महिला के खिलाफ बंधुआ मजदूरी निरोधक अधिनियम की धाराओं के अलावा नौकरानी को चोट पहुँचाने और जबरन रोक कर रखने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी महिला को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया था, जहाँ से आरोपी महिला को 1 दिन की रिमांड के तहत पुलिस के हवाले कर दिया गया था। गाजियाबाद के एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका को होटल ले जाकर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया और खुद ने भी अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। ये घटना शहर की कोतवाली सिहानी गेट से महज चंद कदमों की दूरी पर स्थित होटल में हुई। घटना को अंजाम देने वाले सिरफिरे आशिक की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस को जब इस घटना की सूचना मिली तो होटल के कमरे का दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला गया। हालांकि लड़की की तब तक मौत हो चुकी, जबकि विशाल की गंभीर हालत थी। विशाल ने चाकू से गला रेत करके इसकी हत्या कर दी और अपनी नस काट दी। जिया की मौत को लेकर सस्पेंस गहरा गया है, क्योंकि जिया की मां राबिया खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर जिया का कत्ल किए जाने का दावा किया है। जिया की मां राबिया खान की इस याचिका के बाद पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जिया खान की मां राबिया खान का दावा है कि जिया खान की मौत के बाद तमाम सबूत इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जिया खान ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसका मर्डर किया गया है। लेकिन पुलिस इन तमाम सबूतों को झुटलाने में जुटी है। जिया खान की मां राबिया खान ने अपने वकील दिनेश तिवारी के जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसके मुताबिक